हाय दोस्तों, आज हम केमिस्ट्री में नेक्स्ट अगला चैप्टर तत्वों का वर्गीकरण अर्थात क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। अगला चैप्टर क्या है? क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। मतलब एलिमेंट जितना भी तत्व है सबका क्लासिफिकेशन किया गया है और क्यों किया गया है, कैसे किया गया है, इसके बारे में हम जानेंगे। ठीक है, तो ये क्लास बहुत झकास होने वाला है, इसलिए ये वीडियो अंत तक देखिएगा। ठीक है, और अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड बेल आइकन को दबा दीजिएगा। चलिए हम आज स्टार्ट करते हैं कि तत्वों का क्लासिफिकेशन मतलब एलिमेंट का क्लासिफिकेशन क्यों किया गया, काहे किया गया, इसको करने के पीछे क्या कारण था। कुछ भी तो कारण होगा तभी इसको क्लासिफिकेशन किया गया, इतना पढ़ना पड़ रहा है। ठीक है, तो इसको क्यों किया गया, कैसे किया गया, इसके बारे में हम जानते हैं। ठीक है, तो स्टार्टिंग में तत्वों की जब खोज होने लगा तो स्टार्टिंग में बहुत ही कम तत्व थी। ठीक है, तो सभी का प्रॉपर्टी वगैरह होता है, जो गुण वगैरह होता है उसको जानने में कोई दिक्कत नहीं हो रही थी। ठीक है, बाकी उसके आगे जैसे जैसे और तत्वों की खोज होते गया तो उसका गुण एक दूसरे से मैच करना स्टार्ट हो गया। तो इसीलिए सबका गुण याद करना बहुत ही कंफ्यूजन वाली बात हो गई। तो कुछ वैज्ञानिकों ने सोचा क्यों ना सब जो जिसका जिसका एक गुण है उसको एक साइड और जिसका जिसका अलग गुण है उसको एक साइड रखा जाए। ठीक है, वहां से ही तत्व क्लासिफिकेशन स्टार्ट हुआ। उसके पहले तत्व क्लासिफिकेशन नहीं किया गया था, बस कुछ ही तत्व था उसके बारे में यूं ही जान लिया जाता था कि किसका क्या प्रॉपर्टी है, किसका क्या प्रॉपर्टी नहीं है। तो क्लासिफिकेशन में सबसे पहले निवोजियन नामक एक वैज्ञानिक था। उन्होंने क्लासिफिकेशन में सबसे पहला प्रस्ताव दिया, मतलब सबसे पहले क्लासिफिकेशन करना जो स्टार्ट किया निवोजियन नामक एक वैज्ञानिक था, उन्होंने ही किया। उन्होंने क्या किया कि उस टाइम तक जितना भी तत्व था उसको दो भागों में बांट दिया। उस टाइम तक जितना भी तत्वों को ज्ञात हुआ था उस सभी तत्व को दो भागों में बांट दिया। पहला भाग धातु और दूसरा अधातु। दो भागों में बांटा गया, एक को धातु कहा गया, एक को अधातु कहा गया। इसके साथ में जो भी गुण मिलता था उसको इस साइड रखा गया, जो इसके साइड में गुण मिलता था वो इस साइड में रखा गया। जो इसके साथ में जो गुण मिल गया उसको धातु हो गया और जो इसके साथ में गुण मिल गया वो क्या हो गया, अधातु। तो उस टाइम जितना भी जो तत्व का खोज हो चुका था उसे दो भागों में बांटा गया, एक धातु एक अधातु। उसके बाद उस टाइम तक तो ठीक रहा। उसके बाद फिर और तत्वों की खोज होना स्टार्ट होगी। कुछ उस टाइम के बाद और तत्वों की जब खोज होना स्टार्ट हो गई तो उसमें भी कंफ्यूजन आना स्टार्ट हो गया, सबका गुण एक जैसा मिलना बंद हो गया। तो इसीलिए सबका कंफ्यूजन स्टार्ट हो गया। तो उसके बाद फिर आया डोमनेनर नामक वैज्ञानिक एक आया। उन्होंने क्या किया कि एक तिर्यक नियम दिया, डोमनेनर का तिर्यक नियम। उसे क्या कहते हैं? डोमनेनर का तिर्यक नियम। तो ये तिर्यक नियम क्या कहता है, कोई भी तीन तत्व को हम लेते हैं उसका गुण एक समान होता है। मतलब एक तिर्यक लिया, उसमें तीन तत्व को रखा गया और तीनों का गुण एक समान होता है। और तीनों का गुण क्या होता है, एक समान। जो पहला का गुण है वो दूसरा का भी होगा और तीसरा का भी होगा। लेकिन जो द्रव्यमान संख्या होगा, जो दोनों साइड का जो तत्व रहेगा, एलिमेंट रहेगा, उसका द्रव्यमान संख्या के योग का औसत होगा। मतलब उसका द्रव्यमान का औसत होगा, जो किसका, जो बीच वाले तत्व होगा उसका। चलिए इसका एक एग्जांपल लेते हैं, डोमनेर का तिर्यक नियम का एक एग्जांपल ले लेते हैं। तो इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा, लिथियम सोडियम और पोटेशियम। लिथियम सोडियम और पोटेशियम। चलिए इसका हम देखते हैं कि इसका द्रव्यमान संख्या का औसत इसके बराबर होता है कि नहीं। कहेंगे तिर्यक नियम तीन तत्वों को एक साथ लेता था, ये तीन तत्व हो गए एक साथ, तीनों का प्रॉपर्टी होता है जो क्या होता है, सेम होता है। मतलब तिर्यक नियम के अनुसार क्या होता है कि तीनों का जो प्रॉपर्टी है, जो गुण है वो क्या होता है, सेम होता है, अर्थात बराबर होता है। ठीक है, और तीनों का गुण बराबर होता है। तो इसके बाद क्या है, उसके बाद और क्या कहा कि ये दोनों का जो द्रव्यमान होगा उसका औसत होगा इसका द्रव्यमान। चलिए ये दोनों का हम द्रव्यमान निकालते हैं। तो इसका द्रव्यमान क्या होगा, लिथियम का द्रव्यमान कितना होता है, 3 दूनी 6। और इसका पोटेशियम कितना में आता है, पोटेशियम 19 में। तो इसका द्रव्यमान कितना होता है
40 40, तो ये दोनों को हम जोड़ते हैं और इसका औसत निकालते हैं तो क्या हो जाएगा 6 - 40 इक्वल टू बटे कितना 2 संख्या है तो 2 हो गया, तो इसको जोड़ो तो कितना हो जाएगा 46/2 कटा 23। जो 23 है वो किसका द्रव्यमान है, सोडियम का है। हम लोग जानते हैं कि सोडियम का द्रव्यमान होता है जो कितना होता है 23, ठीक है। और इसका द्रव्यमान कितना होता है, लिथियम का 6 और इसका पोटेशियम का लगभग में 40, ठीक है। तो यहां से हमको मिल गया कि ये दोनों का जो द्रव्यमान होगा उसका जो औसत निकालेंगे वो तीसरे का द्रव्यमान के बराबर होगा, जो बीच में होगा उसके द्रव्यमान के बराबर होगा। तो एक नियम ये कहा, तो इसमें भी बहुत ज्यादा कंफ्यूजन आने स्टार्ट हो गया। इसमें भी अब आगे जाके तत्व की खोज होना शुरू हुआ तो इसमें भी कंफ्यूजन आना स्टार्ट हो गया। इसमें भी बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो गया कि कौन सा 3 को एक साथ में नहीं, कौन सा 3 एलिमेंट है उसको एक ग्रुप में रखा है, कौन सा 3 एलिमेंट है उसको एक ग्रुप में रखा जाए, तो ग्रुप बाय ग्रुप भी याद करना कठिनाई हो गया। तो इसके बाद फिर एक और आया वैज्ञानिक, उसको क्या कहते हैं न्यूटन का अष्टक नियम। न्यूटन नामक एक वैज्ञानिक आया, उन्होंने एक नियम दिया, उस नियम को क्या कहते हैं न्यूटन का अष्टक नियम। न्यूटन का तय नियम तो हो गया, न्यूटन का अष्टक नियम। न्यूटन का अष्टक नियम क्या कहता है और क्या नहीं कहता है उसके बारे में हम जानते हैं। तो न्यूटन नामक एक वैज्ञानिक का, उन्होंने क्या कहा ना कि जितना भी तत्व है उसको परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में जब हम सजाएंगे तो मतलब परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में सजाएंगे तो कुछ तत्वों का गुण एक निश्चित अंतराल के बाद सेम आते जाएगा, एक निश्चित अंतराल के बाद सेम आते जाएगा। जिसने अष्टक नियम मतलब 8 तत्व का गुण, उसके जो पहला तत्व का गुण होगा जो 8वें तत्व के गुण के क्या होगा बराबर होगा। किसने कहा न्यूटन ने कहा, ठीक है। तो उसके अनुसार पहला जो तत्व है जो 8वें तत्व का बराबर हुआ, मतलब और ये इसलिए कहा कि ये जो तत्व का गुण होता है वो परमाणु भार का आवर्त फलन होता है, मतलब आवर्त के मतलब जो परमाणु भार होता है उस पर ये डिपेंड करता है। जो तत्व का जो गुण होता है किस पर डिपेंड करता है, परमाणु भार पर। किसके अनुसार, तो न्यूटन के अनुसार, ठीक है। और न्यूटन ने को कहना था जैसे संगीत में होता है सारे गामा पादा निसा, संगीत में होता है ना सारे गामा पादा नि सा से स्टार्ट हुआ फिर सा पर जाके क्या हो गया अंत हो गया, ठीक है। उसी तरह न्यूटन के अष्टक नियम में भी पहला तत्व 8वें तत्व के गुण के बराबर होगा। जो पहला तत्व का गुण होगा वही क्या होगा 8वें तत्व के गुण के बराबर होगा। जिसने संगीत में क्या बताया हम सारे गामा सा रे गा मा पा दा नी सा, ठीक है। जो ये पहला है जो 8वें के क्या है बराबर है ना, तो इसी के अनुसार जिस तरह संगीत में पहला स्वर होता है जो 8वें स्वर के बराबर होता है, उसी तरह तत्वों में भी पहला का गुण 8वें तत्व के गुण के क्या होता है बराबर होता है। तो जिस टाइम ये बताया उस टाइम जितना भी तत्व का सबका लगभग में इस नियम के अनुसार बैठ गया, मतलब इस नियम के अनुसार सही हुआ, ठीक है। बाकी उसके बाद उस टाइम तक अक्रिय गैस का खोज नहीं हुआ। जो निष्क्रिय गैस होता है हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेडॉन, रेडॉन, ये सब का खोज नहीं हुआ था। तो उस टाइम तक तो ये ठीक था। उसके बाद तो क्या हुआ कि इसमें भी कंफ्यूजन आना स्टार्ट हुआ कि जो अक्रिय गैस है उसको हम कहाँ रखें, इसका गुण किससे से मैच कर रहा है ये नहीं, तो उसको रखे तो कहाँ रखे। तो उसको ये सब कंफ्यूजन को फिर दूर करने के लिए एक अगला वैज्ञानिक आया जिसे क्या कहते हैं मेंडेलीव एक नामक वैज्ञानिक है। उन्होंने क्या बताया कि जो तत्वों का गुण होता है जो द्रव्यमान संख्या के आवर्त फलन होता है, मतलब उसको द्रव्यमान संख्या के बढ़ते हुए क्रम में जब सजाएंगे तो वो एक सही डायरेक्शन में सजेगा और उसका गुण एक निश्चित टाइम के बाद सही आएगा। और ये सबसे पहले इसी का आवर्त सारणी सक्सेसफुल हुआ था, मतलब सही से बताया गया था और सही हुआ था और कुछ टाइम तक चना भी, ठीक है। और ये कहा कि इसका जो तत्वों का जो गुण होता है वो किसके द्रव्यमान के आवर्त फलन होता है, मतलब द्रव्यमान पर ही डिपेंड करता है, ठीक है। तो इसने क्या किया कि तत्वों पर डिपेंड करता है, जो इसका जो गुण होता है इस तत्वों के भार पर डिपेंड करता है, ठीक है। और इसका गुण एक निश्चित अंतराल के बाद सेम आते जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर मेंडली के आवर्त सारणी में यही कहा कि ये तत्वों के द्रव्यमान के आवर्त फलन होता है। और इसमें भी
इसका जो रासायनिक गुण और केमिकल गुण होता है, केमिकल प्रॉपर्टी और फिजिकल प्रॉपर्टी होता है, जो उसके द्रव्यमान के आवर्त फलन होता है। लेकिन ये भी आगे दिक्कत हो गया। उसके बाद दिक्कत हो गया, उसके पहले हम जानते हैं मेंडलीव के आवर्त सारणी। मेंडलीव ने एक आवर्त सारणी भी बना दिया था, वो उसे क्या कहते हैं, मेंडलीव का आवर्त सारणी। तो मेंडलीव का आवर्त सारणी क्या होता है, इसमें क्या क्या था। तो मेंडलीव के आवर्त सारणी में जो 37 कतार था, जो 37 इस तरह जो गिरा हुआ रहता है उसको 37 कतार कहते हैं। इस तरह जो रहता है उसे 37 कतार कहते हैं। तो इसकी संख्या 7 थी। इसकी संख्या कितनी थी, 7। उसे क्या कहते हैं, आवर्त। जो 37 कतार था उसे क्या कहते हैं, आवर्त। जो जिसकी संख्या कितनी थी, 7 थी। और किसके में, ये मेंढी के आवर्त सारणी में 37 कतारों की संख्या कितनी, 7, जिसे क्या कहते हैं, आवर्त। और फिर जो उदर कतार होता है, जो खरा खरा होता है इस तरह, इसकी संख्या कितनी थी, उदर कतारों की संख्या कितनी थी, 9। उदर कतारों की संख्या 9 थी, जिसे क्या कहा, वर्ग। जो उदर कतार है उसे क्या कहते हैं, वर्ग कहते हैं। और जो 37 कतार है उसे क्या कहते हैं, आवर्त कहते हैं। ठीक है। तो मेंढी के आवर्त सारणी में 37 कतारों की संख्या कितनी थी, 7। और उदर कतारों की संख्या कितनी थी, 9। तो ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है कि मेंढी के आवर्त सारणी क्या चीज, किसके आवर्त फलन होते हैं, द्रव्यमान संख्या, परमाणु संख्या, द्रव्यमान संख्या, परमाणु संख्या, फिर और दोनों, मतलब इनमें से कोई नहीं, ये सब रहता है। तो इसमें जो सही होगा, जो क्या होगा, द्रव्यमान संख्या। जो द्रव्यमान संख्या क्या होता है, आवर्त फलन होता है। और इसमें एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो मेंढी के आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या कितनी होती है। जो मेंढी के आवर्त सारणी होता है उसमें आवर्तों की संख्या कितनी होती है, तो वर्गों की संख्या कितनी होती है, ये सब पूछा जाता है। और फिर इसमें क्वेश्चन आता है कि न्यूटन का अष्टक नियम किसने दिया था। तो न्यूटन नामक वैज्ञानिक ने दिया था, मतलब न्यूटन का अष्टक नियम नहीं लिखेगा, वहां पे लिखेगा अष्टक नियम किसने दिया था। तो अष्टक नियम किसने दिया था, तो न्यूटन नामक एक वैज्ञानिक था, उन्होंने क्या दिया था, अष्टक नियम। तिर्यक नियम किसने दिया था, तो डोबनेलर नामक वैज्ञानिक था, और तिर्यक नियम दिया था। तो तिर्यक नियम क्या होता है, ये ग्रुप डी में, पिछले बार ग्रुप डी में पूछा गया था कि तिर्यक नियम क्या होता है, मतलब इसमें क्या होता है। तो इसमें 3 तत्वों को लिया जाता है, उसको दोनों का गुण, दोनों का द्रव्यमान संख्या, पिछले द्रव्यमान संख्या का औसत जो बीच में होता है उसके क्या होता है, बराबर होता है। तो ये पिछले बार पूछा गया था ग्रुप डी में, और भी आई है ये, एक बार नहीं 2-3 शिफ्ट में पूछा गया था, इसलिए ध्यान दीजिएगा। आगे चलते हैं, आधुनिक आवर्त सारणी। तो आधुनिक आवर्त सारणी को मोसले, आधुनिक आवर्त सारणी का नियम मोसले नामक एक वैज्ञानिक था, उन्होंने दिया था। तो इसके अनुसार क्या था, आधुनिक आवर्त सारणी का नियम है वो किसने दिया था, मोसले नामक एक वैज्ञानिक था, उसने दिया था। और उसने क्या दिया था और क्यों दिया था, जो पहले जान लीजिए। तो मेंडलीव ने जो आवर्त सारणी बनाया उसमें क्या किया ना, कुछ तत्वों का गुण, कुछ तत्वों का द्रव्यमान संख्या ज्यादा है उसको पीछे रखा, और कुछ तत्वों का द्रव्यमान संख्या कम है उसको आगे रखा। तो ये सब कंफ्यूजन आने लगा कि द्रव्यमान संख्या के बढ़ते हुए क्रम में हम जब सजाएंगे तो बढ़ते हुए क्रम में सजाना चाहिए। तो द्रव्यमान संख्या जिसका कम है उसको आगे रख रहे हैं, जिसका ज्यादा है उसको हम पीछे रख रहे हैं। तो ये सब कंफ्यूजन आने लगा। तो ये सब कंफ्यूजन को देखते हुए एक मुसले नामक वैज्ञानिक आया, उसने एक आधुनिक आवर्त सारणी का नियम दिया। तो इसके अनुसार क्या कहना था इसको, कि जो तत्व होता है उसका रासायनिक गुण, तत्व का रासायनिक गुण परमाणु संख्या के आवर्त फलन होता है। मतलब परमाणु संख्या के बढ़ते हुए क्रम में जब हम सजाएंगे तो उसका रासायनिक गुण सही से आएगा। ठीक है। तो ये किसने क्या, मुसले ने, मुसले ने कहा क्या, परमाणु संख्या, परमाणु संख्या के आवर्त फलन होता है। जो मुसले ने कहा कि जो जितना भी तत्व होता है वो परमाणु संख्या के क्या होता है, आवर्त फलन होता है। मतलब परमाणु संख्या के बढ़ते हुए क्रम में सजाना चाहिए, जिसे क्या कहा, आधुनिक आवर्त नियम। इसने क्या कहा, परमाणु संख्या के बढ़ते हुए क्रम में सजाया। ठीक है। इसमें भी उसके बाद फिर है आधुनिक आवर्त सारणी।
आधुनिक आवर्त सारणी क्या है, इसके बारे में हम लोग को जानना है। यह आवर्त सारणी आधुनिक या मुसने आवर्त सारणी के पर आधारित है। ये जो आधुनिक आवर्त सारणी है वो मुसने या फिर आधुनिक आवर्त सारणी के नियम पर ही आधारित है। जो मुसने नामक एक वैज्ञानिक था, जो नियम दिया था उसी पर ये आधारित है। जो मुसने नामक एक वैज्ञानिक था उसी पर ये आधारित है। उसी ने एक नियम दिया था। कौन सा नियम दिया था? मुसने का आवर्त नियम या फिर आधुनिक आवर्त नियम, उसी पर ये डिपेंड है। कौन? आधुनिक आवर्त सारणी। तो इसमें क्या होता है और क्या नहीं होता है उसके बारे में हम जानेंगे। तो इसमें दो प्रकार की कतारें होती है। इसमें भी क्या होता है? दो प्रकार की कतारें होता है, ऊर्ध्वाधर कतार, एक क्षैतिज कतार। तो अभी हम बताए थे ऊर्ध्वाधर कतार होता है उसे क्या कहते हैं? ऊर्ध्वाधर होता है जो खड़ा खड़ा रहता है उसे क्या कहते हैं? वर्ग कहते हैं। जो गिरा हुआ रहता है उसे क्या कहते हैं? आवर्त। तो जो ऊर्ध्वाधर कतार होता है उसे क्या कहते हैं? वर्ग। और जो क्षैतिज होता है उसे क्या कहते हैं? आवर्त। ठीक है, आगे हम जानते हैं आवर्त। आवर्त क्या होता है? आवर्त में होता है क्या? तो आवर्त, इसमें आवर्तों की संख्या कितना थी? 7। आवर्तों की संख्या कितना थी? 7 थे। और इसमें तो और क्या क्या था? ठीक है, तो इसमें आवर्तों को 3-4 भागों में बांटा गया। पहला को क्या कहा गया? अति लघु आवर्त। अति लघु आवर्त मतलब अति लघु मतलब सबसे छोटा आवर्त। जो पहला आवर्त था उसे क्या कहा गया? अति लघु आवर्त। ठीक है, उसके बाद फिर जो दूसरा और तीसरा है उसे लघु आवर्त कहा गया। दूसरा और तीसरा को क्या कहा गया? लघु आवर्त। उसके बाद फिर चौथा और पांचवा आया, तो चौथा और पांचवा को क्या कहा गया? दीर्घ आवर्त। और फिर जो छठा आया इससे कहा गया दीर्घतम आवर्त मतलब सबसे बड़ा आवर्त। ठीक है, और उसके बाद फिर जो 7वां आवर्त है, कि आवर्तों की संख्या टोटल कितनी है? 7 है। तो जो 7वां आवर्त है उसको क्या कहा गया? तो अधूरा आवर्त। अधूरा आवर्त मतलब ये पूरा आवर्त न है। इसमें तत्वों की संख्या अभी तक लगभग में 20 ज्ञात हुआ है। और सब में तत्वों की संख्या कितना किस्म होता है? तो इसमें जो पहला आवर्त होता है इसमें तत्वों की संख्या 2, इसमें 8, इसमें 32 नहीं 18, इसमें 32 और इसमें 32 रह सकता है, लेकिन 32 है नहीं, इसमें है अभी 20। और आगे जो खोज होगा वो इसमें आ सकता है। किसमें? अधूरा आवर्त में। ठीक है, और इसके आगे फिर हम जानते हैं और जो आवर्तों की संख्या होता है, जो ये सब जो आवर्तों की संख्या है वो उसमें कक्षा की संख्या के बराबर होता है। जो आवर्तों की संख्या होता है जो कक्षा की संख्या के क्या होता है? बराबर होता है। जितना कक्षा की संख्या होगा उतना ही क्या होगा? आवर्तों की संख्या होगी। आगे हम लोग जानते हैं वर्ग। वर्ग क्या होता है? ठीक है, तो वर्ग की संख्या कितना है? जो आधुनिक आवर्त सारणी है इसमें वर्गों की संख्या 18 है। वर्गों की संख्या कितनी है? 18। ये तो हो गया वर्ग। वर्गों की संख्या कितना? 18। तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट वर्ग है उसके बारे में हम लोग जानते हैं कि उस वर्ग को क्या कहा जाता है, क्यों कहा जाता है, कितना क्या है। ठीक है, तो पहला है वर्ग फर्स्ट ए। जो फर्स्ट ए है इस वर्ग को क्या कहा जाता है? इस वर्ग के तत्वों को क्षारीय धातु कहते हैं। क्षारीय धातु कहते हैं। उसके बाद जो फर्स्ट वर्ग ए को क्षारीय धातु कहते हैं और दूसरा सेकेंड ए के क्षारीय धातु कहते हैं, मृदा धातु कहते हैं। ठीक है, और उसके बाद फिर हम चलते हैं तो 5A। जो 5A है इसमें जो तत्व है उसको क्या कहते हैं? खाद बनाने वाली धातु ठीक है, और उसके बाद फिर और है
जैसे जो जीरो वर्ग का शून्य वर्ग जिसको कहते हैं शून्य वर्ग या फिर जीरो वर्ग या फिर निष्क्रिय वर्ग, तो इसमें जो होता है उसे क्या इसमें जो तत्व होता है जो अक्रिय होता है, अक्रिय तत्व। ठीक है, तो ये सब वर्ग के बारे में था कि वर्ग में कौन सा वर्ग में क्या क्या होता है। ठीक है, सभी वर्गों के बारे में हो गया। ठीक है, अभी तक जो बताया है इसमें बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है हर हमेशा। ठीक है, इसलिए इसको ध्यान से देखिएगा। अगर नहीं समझ में आया तो वीडियो को फिर बैक कीजिएगा और फिर से प्ले कीजिएगा। ठीक है, और इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए एंड बेल आइकन को दबा दीजिए। और वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है, ताकि हमको पता चल सके कि वीडियो आपको देखने में कैसा लगा। और नेक्स्ट वीडियो इससे भी अच्छा आने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिए, इसमें भी और बाकी बचा हुआ है कि अब जो आधुनिक अवस्थानी है उसको चारों भागों में बांटा गया है, कौन कौन वो बताएंगे, उसमें होता है क्या क्या वो बताएंगे। और किसी भी वर्ग या फिर आवर्त ये सब में इधर से उधर जाने पर, ऊपर से नीचे आने पर, दाएं से बाएं जाने पर क्या होता है, उसका प्रॉपर्टी में क्या चेंजिंग आता है, ये सब बताएंगे। और ये सब हर एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए नेक्स्ट वीडियो जरूर देखिएगा और कुछ ही टाइम में आएगा, आज नहीं तो क्या जरूर आ जाएगा। ठीक है, ये वीडियो देखने के लिए थैंक्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।